हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12 के लिए भी। ओके, तो ये जो वीडियो जो बना रहे हैं उस वीडियो को क्या करना, आप जैसे ये फर्स्ट वीडियो बोलेंगे, इसके पहले के वीडियो में सिलेबस कौन से चैप्टर्स है, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई है और उसका पेपर पैटर्न क्या है, 11th का फाइनल एग्जाम का और 12th का, वो एक ही पैटर्न है 70 मार्क्स का। तो कैसा पैटर्न है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से बताया। ओके, अब देखिए कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये जो चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंस टर्म्स है, कुछ क्वांटिटीज है जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और जो भी अपन वीडियो देखते हैं वो क्या करना, पूरा वीडियो देखना, जिससे क्या होता है कि नहीं तो क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट्स या कुछ टर्म्स अगर स्किप करते हो तो आपको ये वीडियो या जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा वो आपको समझने में दिक्कत जाएगी। ओके, तो क्या करना, कभी भी पूरा वीडियो देखना और जो आपकी जो मोबाइल की जो क्वालिटी है वो 360 या 480 रखना। मैं तो 480 पे बनाता हूँ लो क्वालिटी में, लेकिन लो क्वालिटी में भी आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, और अगर इस वीडियो में या जो भी आप वीडियो देखते हो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो आप क्या करना, कमेंट्स मैसेज डाल सकते हो या तो ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हो या कमेंट्स कर सकते हो कि सर ये वीडियो का ये पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए बोलता हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, 11 का पढ़ते नहीं, डायरेक्ट 12 की पढ़ाई करते हैं। और 12 की डायरेक्ट अगर पढ़ाई की तो उनको क्या होता है, कुछ एक्सप्रेशन है या कुछ डेरिवेशन या कुछ न्यूमेरिकल या जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं 12 का, तो उसमें बहुत ही समझने में दिक्कत जाती है। तो इसलिए क्या करना, जो 11 के बेस्ट जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से आप नोट करके रखिए, बुक्स लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए और उसकी पढ़ाई कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले देखते हैं नीड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट की क्या आवश्यकता है। ओके, तो जैसे अगर अपने घर में अगर 4 आदमी है तो अपन क्या करते हैं, सब्जी लाते हैं। तो सब्जी लाते हो क्या, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट कि 4 अगर लोग है तो आधा किलो सब्जी। ओके, या अगर दुकान में जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट, ऐसा नहीं कि गए और दुकान में 10 किलो शक्कर या 50 किलो शक्कर ऐसे नहीं लाते। ठीक है, अपने आवश्यक के हिसाब से अपन वो चीज लाते। तो नीड्स पर मेजरमेंट। और फिजिक्स में अपन फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज की अगर स्टडी करते हैं, जैसे अगर वेलोसिटी निकालना है, सपोज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये एक फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट, यानी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। अगर ये दो वैल्यू अगर मालूम है आपको, डिस्टेंस और टाइम अगर मालूम है, तो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। क्योंकि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि अपन टोटल फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करने वाले, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है जो स्टार्टिंग में इस चैप्टर में मैं लिखा के दूंगा, 13 या 14 या 15 जो फिजिकल क्वांटिटीज है जो हर चैप्टर में रिपीट होंगी। ठीक है, उसका सिंबल लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसका डायमेंशन, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एटीसी। तो दिस इज द नीड फॉर मेजरमेंट। इसलिए क्या है कि जो भी अपन क्वांटिटीज फाइंड करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको मेजर करने की जरूरत है, नहीं तो पॉसिबल नहीं कि आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ओके, तो दीज आर द नीड फॉर मेजरमेंट। अब देखते हैं यूनिट्स। ओके, अब जैसे अपन दुकान में जाते हैं तो दुकान में जाने के बाद क्या बोलते हैं कि 5 kg शुगर, 5 kg शुगर या 3 kg
जो भी चीज आप लेते हैं, जैसे अगर चावल वगैरह लेते हैं तो 3 kg, ओके। या तो फिर कोई अगर डिस्टेंस के हिसाब से बोलते हैं तो 3 मीटर। तो यहाँ पे क्या है कि 5 kg शुगर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 5 kg शुगर, तो 5 kg शुगर, 5 इज द नंबर, ओके। 5 को क्या बोलेंगे अपन, नंबर्स बोलेंगे। तो 5 टाइम्स द किलोग्राम, 5 टाइम्स द किलोग्राम ऑफ शुगर, ओके, दिस द मेजरमेंट। तो 5 टाइम्स ऑफ द किलोग्राम ऑफ शुगर, तो केजी, किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड, इट इज द सर्टन स्टैंडर्ड वर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स। अब यूनिट्स की डेफिनेशन लिखते हैं, द स्टैंडर्ड used for measurement of physical quantities, the standard used for measurement of physical quantities is called units of that quantity, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट्स की डेफिनेशन देखिए, द स्टैंडर्ड यूज्ड, एक स्टैंडर्ड अपन यूज करने वाले, क्या के लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ, मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, क्या मेजरमेंट करने के लिए, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो मेजर करने के लिए अपन एक स्टैंडर्ड यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड यूनिट्स, उसको बोलेंगे अपन यूनिट्स, ओके, क्योंकि यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट्स लिखा है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड यूनिट। Requirements for good units। अब गुड यूनिट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, ओके। जैसे अपने घर में कोई भी अगर प्रोग्राम वगैरह होता है तो अपन क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, ओके, लिस्ट बनाते हैं कि नहीं। तो लिस्ट के हिसाब से अपन क्या करते हैं, पहले अपन उसका नियोजन करते हैं कि ये चीज चाहिए, या अगर शादी है घर में या बर्थडे किसी का मनाते हैं तो अपन क्या एक रिक्वायरमेंट्स रखते हैं कि इतना लोगों का खाना खिलाना है, तो इतना लोगों को खाना खिलाने के लिए क्या क्या चाहिए और कौन सी सब्जी या कौन सा मटेरियल अपन खरीद के लाएंगे, ठीक है। तो उसका क्या करते हैं, एक नियोजन करते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड यूनिट, अब अपन ने यूनिट्स बनाए, अब यूनिट्स गुड होने के लिए उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, ओके। जो भी अपन यूनिट्स बनाते हैं उसके रिक्वायरमेंट्स, तो फर्स्ट नंबर लिखते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स, यूनिट should be invariable, यूनिट should be invariable, ओके। पहला रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो भी अपन यूनिट्स बनाएंगे वो इनवेरिएबल होना चाहिए, नॉट वेरिएबल। अब जैसे यूनिट्स को अपन ने क्या बोला है कि जो भी यूनिट्स बनाएंगे वो इनवेरिएबल होना चाहिए, इनवेरिएबल यानी नॉट वेरिएबल। जैसे अपन अगर सुबह अगर 10 बजे अगर कोई स्टडी करते उसमें अगर स्केल यूज करते, या जैसे जो सब्जी बेचने वाला जो रहता है वो वेट यूज करता है 500 ग्राम या 1 kg या 1 पाव जो बोलते हैं अपन, जो वेट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसमें, ओके। तो उसमें क्या होता है कि इनवेरिएबल रहना चाहिए। जैसे अगर कोई अगर लेंथ मेजर करते हो, उसकी लेंथ अगर सपोज 40 मीटर है और शाम को अगर मेजर करते हो तो 40 मीटर से रहना चाहिए, नहीं तो सुबह अगर मेजर किए तो उसका 40 मीटर लेंथ है, शाम को मेजर किए तो 60 मीटर या 50 मीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वेरी नहीं होना चाहिए। तो जो भी यूनिट्स रहेंगे वो इनवेरिएबल रहेंगे, ठीक है। टाइम और स्पेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होंगी, और प्लेस के हिसाब से। जैसे यहाँ पे अपन मेजरमेंट करते हैं, बराबर है, तो एक पर्टिकुलर चीज का अगर लेंथ अगर
40 मीटर है। वही चीज अगर इंग्लैंड, अमेरिका कहीं भी अगर मेजर करते हो तो 40 मीटर रहना चाहिए उसी चीज का। यानी इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है कि यूनिट शुड बी इनवेरिएबल नॉट वेरिएबल। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर, यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। पहला है कि वो वेरी नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में वेरी नहीं होना चाहिए। सेकंड है यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इजीली रिप्रोड्यूसिबल यानी इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अपन अगर पढ़ाई करते हैं, स्केल है बराबर है, स्केल अगर कट जाती है, टूट जाती है, तो अपन क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और नई खरीद के लाते हैं। इजीली रिप्रोड्यूसिबल, इजीली अवेलेबल हुआ। या तो अगर जो सब्जी बेचने वाला है, ओके, उसका अगर सपोज आधा किलो वाला अगर वेट अगर गुम हो गया, किसी ने ले लिया या दिख नहीं रहा, तो वो क्या करता है, सब्जी वाला की बाजू वाला जो सब्जी वाला रहता है उससे क्या करता है, वेट लेता है आधा किलो का 500 ग्राम, ओके, और आधा किलो एक तराजू में रखता है, एक साइड में जो ये रहता है, ठीक है, और दूसरी साइड में क्या रहता है, पत्थर रखता है, कुछ स्टोन वगैरह पत्थर, और उतना आधा किलो वेट वो क्या करता है, बैलेंस करता है। और आधा किलो होने के बाद जो पत्थर जो रखे हुए है उसको क्या करता है, कपड़े में बांध देता है और वो आधा किलो वेट करके वो यूज करता है, उसको इजीली अवेलेबल हुआ, तकलीफ नहीं हुई। या दूसरे दिन वो मार्केट से भी खरीद सकता है, लेकिन उस वक्त वो दुकान छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए क्या करता है, वो बनाता है। या स्केल भी अगर कट गई, रात को अगर पढ़ाई कर रहे हैं, 11 बज गए, दुकान संपन्न हो गए और स्केल की बहुत ही जरूरत है, पढ़ाई करना है, दूसरे दिन जो होमवर्क दिया या जो भी असेसमेंट दिया है या काम करने के लिए दिया है टीचर लोगों ने, वो कंप्लीट करके दूसरे दिन बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, जो स्केल जो टूटी हुई स्केल है, दूसरी एक लकड़ी लेते जो स्ट्रेट है, उसमें वो स्केल अगर टूटी है फिर भी उसमें सेंटीमीटर का मार्किंग रहता है, तो उतने सेंटीमीटर के अपन मार्किंग करते हैं और वो जो लकड़ी है वो स्केल जैसे अपन यूज करते हैं। इट इज द इजीली अवेलेबल। तो सेकंड पॉइंट है कि यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इजीली रिप्रोड्यूस होना चाहिए, वो बनना चाहिए या अवेलेबल होना चाहिए इजीली। थर्ड पॉइंट है यूनिट्स should be universally accepted। यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और जो यूनिट्स अपन ने जो बनाया है वो पूरे वर्ल्ड ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड ने वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड यूनिट। अच्छे यूनिट्स की ये रिक्वायरमेंट्स है। पहला पॉइंट है इनवेरिएबल, वेरी नहीं होना चाहिए टाइम और प्लेस के हिसाब से। सेकंड है यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड के लिए वो यूनिट एक्सेप्ट करना चाहिए। दीज आर द गुड्स रिक्वायरमेंट्स, these are the requirements for good units। okay, then system of units। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम किसको बनेगी कि एक से ज्यादा अगर यूनिट्स अगर यूज करते हैं तो उसको सिस्टम बोलते हैं, उसको अपन सिस्टम बोलेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो देयर आर सम यूनिट्स वाज यूज्ड इन द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स अपन यूज करते थे। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहला पॉइंट आता है सीजीएस। सीजीएस का मीनिंग होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सिस्टम। सेकंड नंबर आता है एमकेएस। एमकेएस का मीनिंग होता है मीटर किलोग्राम एंड सेकंड।
थर्ड नंबर आता है FPS सिस्टम। F मीन्स फुट, पाउंड एंड सेकंड system. These are the three system of unit was used in the different countries. Okay, तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ अलग अलग यूनिट्स यूज करते थे। जैसे सीजीएस सिस्टम, सी का मीनिंग होता है सेंटीमीटर, जी का मीनिंग होता है ग्राम और एस का मीनिंग होता है सेकंड। सीजीएस सिस्टम, ये पहली सिस्टम। सेकंड इज द एमकेएस, एम का मीनिंग होता है मीटर, के का मीनिंग किलोग्राम और एस का मीनिंग होता है सेकंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एफपीएस, एफ का मीनिंग होता है फुट, एफपी का मीनिंग होता है पाउंड और एस का मीनिंग होता है सेकंड सिस्टम। देयर आर ओनली 3 physical quantities: length, mass, time. Centimeter is the CGS unit of length. Gram is the CGS system of mass, and second is the CGS unit of time. MKS में देखिए, meter is the MKS unit of length. Kilogram is the MKS unit of mass, and second is the MKS unit of time. FS देखिए, foot is the unit of length, pound is the unit of mass, and second is the unit of time. Okay, there are 3 systems was used in the different countries. Then CGS and MKS system are the metric system. उसको अपन metric system बोलेंगे। जो एशिया जो कंट्रीज है, एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती है उसमें वो यूज करते थे। एफएस सिस्टम, इसको ये एफएस सिस्टम वाज यूज्ड इन द ब्रिटिश कंट्री। ब्रिटिश जो कंट्री है, और ब्रिटिश कंट्री भी बोल सकते हैं, इट इज द ब्रिटिश सिस्टम। जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन और जो जिसमें भी जो ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में जितने भी कंट्रीज आती है जहाँ पे वो थे, जैसे इंडिया में भी ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने भी एफएस सिस्टम अपने इंडिया में भी अपन यूज करते थे, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम। अब दीज आर द 3 सिस्टम्स, इट वाज यूज्ड इन द डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में ये सिस्टम यूज करते थे। बट इन द साइंटिफिक, जो भी साइंटिस्ट है उसको अगर रिसर्च करना है, जैसे अगर इंडिया का करे, बराबर है, अब इंडिया का अगर जो साइंटिस्ट है वो क्या करता है, एक डिस्कवरी करता है और वो यूज करता है सीजीएस और एमकेएस सिस्टम। अब ये जो रिसर्च है, ये अगर इंग्लैंड में अगर लेके जाते हैं तो इंग्लैंड में एफएस सिस्टम है, फुट, पाउंड, सेकंड। अब वो समझने के लिए उसको पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसका सिस्टम ब्रिटेन में सिस्टम क्या है, ब्रिटिश में एफएस सिस्टम है। तो जो साइंटिस्ट ये जो कम्युनिकेशन करते हैं, इंडिया का साइंटिस्ट है इंग्लैंड में भेज रहा, या इंग्लैंड का कोई रिसर्च जो डिस्कवरी किया है, रिसर्च किया है, वो अगर इंडिया वाले अगर देखते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, बराबर है। तो क्या किए कि इन द 1960 में क्या किया कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था उन्होंने, क्योंकि ये इट इज नॉट मोर कन्वीनियंट टू कम्युनिकेट द वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये कन्वीनियंट नहीं था, इसलिए क्या किया कि 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट एंड मेजर के ऊपर। उसका सब्जेक्ट था वेट एंड मेजर 1960। और उन्होंने क्या डिसाइड किए कि ये जो 3 सिस्टम है, बराबर है, ये कॉम्प्लिकेटेड या समझने में दिक्कत जाती है, अलग अलग कंट्रीज जो साइंटिफिक रीजन या जो भी कैलकुलेशन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल, वहां पे अलग अलग कंट्रीज के जो साइंटिस्ट लोग थे, विद्वान लोग बोलेंगे, बराबर, वहां पे वेट्स एंड मेजर ये सब्जेक्ट था। उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो 3 सिस्टम है जो समझने में डिफिकल्ट है अलग अलग कंट्रीज को, जो उनके जो रिसर्च जो पेपर्स रहते हैं या रिसर्च जो रहता है वो समझने में दिक्कत है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि तीनों सिस्टम को एक मॉडिफाइड कर दे। और मॉडिफाइड करके क्या किया उन्होंने कि 1960 में उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एसआई सिस्टम।
एसआई सिस्टम में ये पेरिस में हुआ था कॉन्फ्रेंस, बराबर है। तो उनकी जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये उसका लॉन्ग फॉर्म बोलेंगे। सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, दैट इज एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम में बोलेंगे। पूरे तीनों को मॉडिफाइड करके एक न्यू सिस्टम बनाया, 4 नंबर लिखते इसको। ये कब हुआ था? 1960 में। और उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे अपन फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो फिजिक्स में नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, इट इज द वेरी लार्ज फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। अब सबके लिए सेपरेट यूनिट लिखना इट इज इम्पॉसिबल। जैसे स्टूडेंट भी रहते हैं क्लास में, जैसे अगर किसी का नाम अगर रमेश बोलते तो रमेश नाम के 2-3 स्टूडेंट रह सकते हैं, बराबर है, रिपीट होते। तो अब हर फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट यूनिट लिखना इट इज नॉट पॉसिबल, बराबर है। हर स्टूडेंट को सेपरेट नाम लिखना पॉसिबल नहीं, नाम देना पॉसिबल नहीं। वैसे हर फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट यूनिट लिखना पॉसिबल नहीं। तो क्या कहे कि एसआई सिस्टम में उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, खाली क्या करना है कि 7 इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 is the fundamental physical quantity. 7 R बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। उन्होंने डिसाइड किया कि 7 ही अपन क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। जैसे पहले लेंथ, मास और टाइम, 3 ही क्वांटिटी यूज होते थे। उसके बाद जो डिफिकल्टी जाती थी, न्यू क्वांटिटी बनाए, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए, एसआई सिस्टम। उसमें 1960 में डिसाइड किए जो साइंटिस्ट लोग थे कि खाली अपन क्या करेंगे कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे और उनको ही अपन सेपरेट यूनिट्स लिखेंगे। तो 7 क्वांटिटीज क्या है? वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द 7 फिजिकल क्वांटिटीज। तो 1 नंबर लेंथ, second mass, third time, fourth temperature, fifth electric current, sixth luminous intensity, and 7 amount of substance. Okay, these are the 7 physical quantity और these are the fundamental physical quantities भी बोल सकते हैं। तो कितने, खाली आपको क्या करना है, जो यूनिट्स है वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स याद रखना है। इसके पहले 3 क्वांटिटी के यूनिट थे, लेंथ, मास, टाइम। यहाँ पे भी लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम। अब लेंथ, मास, टाइम तो है 1 to 3, लेकिन 4 टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने 7 अगर क्वांटिटी अगर याद कर ले तो बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है आप उसका इजीली यूनिट्स लिख सकते हो। कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, वीडियो में आएंगे आगे में। ओके, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब लेंथ यहाँ पे लिखते हैं एसआई यूनिट और बेस यूनिट। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। उसका सिंबल है, मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए स्मॉल के और स्मॉल केजी भी लिख सकते हैं। सेकंड एस, केल्विन,
कैपिटल के, एम्पियर कैपिटल ए, कैंडेला CD और मोल MOL. These are the 7 fundamental physical quantity. यानी आपको क्या करना है कि 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं. ओके. अब 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज याद रखने में कुछ भी नहीं थे. उन्होंने डिसाइड किया कैसा सिस्टम में जो बेस क्वांटिटी है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो कितने 7 है और उसी के SI यूनिट्स या बेस यूनिट्स मीटर, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. अब देखिए कि 1960 के पहले 3 फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स ही यूज होते थे, लेंथ, मास, टाइम. इसका मतलब क्या है कि लेंथ, मास, टाइम ये 80% यूज होता है इसका मतलब. और ये 3 तो बिल्कुल फिक्स आपको याद रखना है. जैसे अपन जो बेस कलर बोलते हैं, प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू, वैसे ये प्राइमरी क्वांटिटीज बोल सकते हैं जिसके यूनिट्स है. उसके बाद 1960 में ये 4 क्वांटिटी और ऐड किए. लेंथ, मास, टाइम ऑलरेडी आपने कहा ये यूनिट्स है लेकिन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे. और टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये आपको नोट करके रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके. अब देखिए अब उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिसाइड किए. बराबर है 1960 में. जैसे अपन घर में कोई अगर प्रोग्राम करते तो अपन एक लिस्ट बनाते. लिस्ट बनाने के बाद वो चीज खरीद के लाते. खरीद के लाने के बाद जिस दिन प्रोग्राम है उस दिन ऐसा लगता है अरे एक चीज नहीं लाया अपन ने. बराबर है कि नहीं? हाँ, वो कब पता चलता है कि जब अपन उसको यूज करते. यूज करने के बाद पता चलता है खाना बना लिया, अरे ये चीज नहीं लाया तो खरीद के लाते. वैसे ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड करने के बाद इसको यूज करने के बाद 2 साल के बाद 1962 में और एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने कॉन्फ्रेंस लिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. बराबर है. और 1962 में उन्होंने और क्या किए कि नहीं ये 5-7 क्वांटिटी नहीं और उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करना पड़ता है जिससे 7 क्वांटिटी से कोई भी जो फिजिक्स है, फिजिकल क्वांटिटीज या जो साइंटिस्ट जो रिसर्च या जो भी है उसको उनको लगा कि नहीं और 2 क्वांटिटी उसमें ऐड करना पड़ता है. बराबर है. अब 2 जो क्वांटिटी जो ऐड किए उसको बोलते हैं सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी. सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी. तो 8 नंबर प्लेन एंगल और 9 नंबर सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल के लिए ऐसा यूनिट है रेडियन, ऐसा यूनिट. और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन. सिंबल है रेडियन का सिंबल रेड और स्टेरेडियन का SR. ओके. दिस आर द सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज. ये कब उनको याद आया? 1960 यानी 62 यानी 2 साल के बाद. 2 साल में ये 7 ही क्वांटिटी यूज कर रहे थे लेकिन उनको लगा कि नहीं और 2 क्वांटिटी रखना चाहिए, इसमें ऐड करना चाहिए. तो 8 नंबर प्लेन एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन SR. अब साइंटिस्ट लोगों को अगर ये 7 ही अगर क्वांटिटी अगर दिखाई दे 7 से काम चल जाएगा. इसका मतलब क्या है कि ये 7 क्वांटिटी ज्यादा यूज होती है और ये 2 क्वांटिटी नहीं के बराबर यूज होती है. क्योंकि इतने जो साइंटिस्ट वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट अगर ने डिसाइड किया कि 7 ही क्वांटिटी अगर डिसाइड किया इसका मतलब क्या है कि ये 7 क्वांटिटी ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और ये 2 सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज ये नहीं के बराबर यानी ज्यादा यूज नहीं होता फिजिक्स में. इसका मतलब बराबर है कि नहीं? इसके पहले 3 क्वांटिटी यूज होती थी लेंथ, मास, टाइम. लेकिन 1960 में उनको लगा कि नहीं
कि ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मॉडिफाइड किया और एसआई सिस्टम बना। एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटी डिसाइड किया 1960 को, और 1960 के बाद 2 साल के बाद उनको लगा कि नहीं और 2 क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। इसका मतलब क्या कि साइंटिस्ट लोगों को अगर ये 2 क्वांटिटी याद नहीं आया उस टाइम में 1960 में, इसका मतलब ये 2 क्वांटिटी का यूज नहीं के बराबर है। ओके, तो दीज आर द सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपको याद रखना है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसा यूनिट है लेंथ का मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और उसके सिंबल्स है मीटर स्मॉल एम, किलोग्राम स्मॉल केजी, सेकंड स्मॉल एस, केल्विन कैपिटल के, एम्पियर कैपिटल ए, कैंडेला सीडी और मोल MOL। अब आप बोलते होंगे कि यहाँ पे मैंने जितने भी स्पेलिंग लिखा है ये स्मॉल लेटर लिखा है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल इनिशियल लेटर। और यहाँ पे ये मीटर का स्मॉल एम लिखा, किलोग्राम का स्मॉल केजी, सेकंड का स्मॉल एस, लेकिन केल्विन को कैपिटल के लिखा, एम्पियर को कैपिटल ए लिखा, कैंडेला स्मॉल CD, MOLE, मोल MOL। बराबर है। तो कुछ इसमें अपन ने स्मॉल लेटर लिखा, कुछ इसमें कैपिटल, तो उसके रूल्स देखेंगे अपन कि कब कैपिटल लिखना और कब स्मॉल लिखना। ओके, तो ये आज के वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट्स। आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, एक नोट्स बनाइए और उसमें एक बुक्स लेके नहीं क्या लॉन्ग एक्सरसाइज बुक 200-300 पेजेस का, और उसमें आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लिख के उसमें नोट्स बनाइए। तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, व्हाट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके रूल्स क्या है, व्हाट आर द रूल्स टू राइट द एसआई यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप अगर एसआई यूनिट लिखेंगे तो उसके रूल्स क्या है ये मैं समझा के दूंगा, क्योंकि यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना है। गुड बाय।